29 नवंबर को एक गांव में 8 साल का बच्चा अपने ही घर से शाम को 5 बजे अचानक गायब हो जाता है। उसकी मां जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू करती है। उसका चाचा ये कहना शुरू करता है कि भतीजा कहीं मिल नहीं रहा है, उसका अपहरण हो चुका है। अब जैसे ही आवाजें गांव वाले सुनते हैं तो काफी ज्यादा तादाद में वहां पर इकट्ठा हो जाते हैं। अपहरण की बात सामने आती है तो बच्चे को ढूंढना शुरू किया जाता है। आसपास के इलाके में उसकी तलाश की जाती है, लेकिन बच्चा नहीं मिलता। अपहरण के 3 दिन बाद उसी के घर के पास की एक गली में एक बोरा मिलता है। उस बोरे को जैसे ही खोला जाता है तो उसमें उस मासूम की लाश निकलती है। जिसने भी उस मंजर को देखा उसके पैरों तले जमीन निकल गई। अब पुलिस को सूचना दी जाती है। पुलिस मौके पर आती है, जांच पड़ताल करना शुरू करती है और इस मामले में जब खुलासा करती है तो हर कोई हैरान और परेशान रह जाता है कि आखिर इस कलयुगी दौर में ऐसा कैसे हो सकता है। एक मां ने अपने कुछ राजों को छुपाने के लिए अपने ही बच्चे को रास्ते से हटा दिया था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ ऋषभ चौहान। कहानियों का सिलसिला बदस्तूर बरकरार है। मैं आपके लिए एक और सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आ चुका हूं। इस कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको हमेशा की तरह जगह और किरदारों के बारे में बता देता हूं। दरअसल ये पूरी कहानी उत्तर प्रदेश के आगरा के पिनाहट के नयापुरा मोहल्ला की है। इस कहानी के अंदर जो पहला किरदार है उसका नाम है रौनक, जिसकी उम्र 8 साल है और उसकी मौत हो चुकी है। इस कहानी के अंदर दूसरा किरदार है उसका पिता करण सिंह। इस कहानी के अंदर तीसरा किरदार है उसकी मां यशोदा। इस कहानी के अंदर चौथा किरदार है उसका चाचा भानु। अब यह कहानी शुरू होती है आज से 9 साल पहले। करण और यशोदा की शादी होती है। पिनाहट के में दोनों रहा करते हैं, अपना शादीशुदा जीवन वो जीना शुरू करते हैं। शादी के 1 साल बाद उनके घर में एक संतान जन्म लेती है जिसका नाम वो रौनक रखते हैं। अब बच्चे को बड़े लाड़ प्यार से पाला जाता है। देखते ही देखते बच्चा बड़ा होने लगता है और जब 4 साल हो जाते हैं तो उसका पिता ये डिसीजन लेता है क्यों ना अब अपने बच्चे को बेहतर जिंदगी देने के लिए, अच्छी कमाई करने के लिए गांव से बाहर जाकर काम करना शुरू किया जाए। वो अपने गांव को छोड़कर सूरत चला जाता है और वहां पर एक कारखाने के अंदर काम करना शुरू कर देता है। कभी कभी घर आता है और ज्यादातर समय वो सूरत में ही बिताने लगता है। उसकी पत्नी और उसका बच्चा घर पे अकेला होता है और घर के पास में ही एक दूसरा घर होता है जहां पर उसका भाई यानी भानु रहा करता है। अब पति जब अपनी पत्नी को कम समय देता है तो धीरे धीरे उसकी पत्नी की अपने पति की गैर मौजूदगी में उसके भाई के साथ नजदीकियां बढ़ जाती हैं। धीरे धीरे दोनों के बीच एक रिश्ता बन जाता है और यह रिश्ता शारीरिक संबंधों तक पहुंच जाता है। अपने पति को यशोदा जो है वो धोखा देना शुरू करती है शादी के तकरीबन 5 साल बाद और अपने देवर के साथ पत्नी की गैर मौजूदगी में एक पत्नी की तरह बन के रहा करती थी। रात में अक्सर मिला करती थी और दोनों के बीच अक्सर संबंध भी बनते रहते थे। देखते ही देखते समय गुजरता जाता है और उनके इस रिश्ते को 5 साल हो जाते हैं। न करण को इस बात का पता होता है, न परिवार को, न किसी गांव में उनके इस रिश्ते की खबर होती है। दोनों देवर भाभी ऐसे ही रहा करते थे और अक्सर रात में मिला करते थे। अब बच्चे की उम्र हो जाती है तकरीबन 8 साल। 29 नवंबर से पहले करण अपने घर पर आता है और वो काफी टाइम से घर पर रुका होता है। जब करण घर पर होता है तो भानु और यशोदा एक दूसरे से नहीं मिल पा रहे थे, ना ही एक दूसरे के साथ वो शारीरिक संबंध बना पा रहे थे। काफी ज्यादा समय से रुका हुआ था करण, इसलिए अब दोनों देवर भाभी इस बात का इंतजार कर रहे होते हैं कि करण कब वापस सूरत जाएगा और वो दोनों एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू करेंगे। 28 नवंबर का दिन आता है। 28 नवंबर को घर से करण मार्केट जाता है शहर की किसी काम से। इसी बीच भानु जब अपनी भाभी को अकेला देखता है तो उसके पास पहुंच जाता है और दोनों में प्यार फिर से जाग उठता है और दोनों एक दूसरे के बेहद ज्यादा करीब आ जाते हैं और वो दिन में ही शारीरिक संबंध बनाना शुरू कर देते हैं। उस वक्त 4 बजे का समय होगा।
रौनक घर से बाहर खेल रहा होता है, लेकिन अचानक से रौनक अपनी मां को आवाज देता हुआ घर के अंदर एंट्री करता है और जैसे ही गेट को खोलता है मंजर देखकर काफी ज्यादा वो भी दंग रह जाता है। वैसे तो वो 8 साल का बच्चा होता है, ज्यादा उसे क्या ही समझ होगी, लेकिन उसने उस नज़ारे को देख लिया था कि उसके चाचा और उसकी माँ दोनों आपत्तिजनक हालत में है। उसकी माँ तुरंत रौनक को बाहर जाने के लिए कहती है और उसके बाद भानु से बात करती है कि अब इसने हमें देख लिया है, किसी भी तरह से इसे मनाओ और इससे कहो कि ये सारी चीज़ जो भी इसने देखी है इसे भूल जाए। भानु अपनी भाभी की बात मानता है, उस कमरे से बाहर निकलता है और सीधे रौनक के पास जाता है और रौनक को कुछ टॉफ़ी चॉकलेट दिलाता है और उससे कहता है कि रौनक जो कुछ भी तुमने देखा है इसे भूल जाना और किसी से भी मत कहना, ये एक गलत बात होती है। तो रौनक भी कहता है ठीक है, और वैसे भी उसे कहीं समझ होगी। 28 तारीख का दिन निकलता है, अब 29 तारीख का दिन आता है। 29 तारीख के समय में भी उसका पति बाहर जा रखा होता है। तो जब रौनक घर पर होता है और यशोदा होती है तो यशोदा के दिमाग में एक फितूर बैठ जाता है कि कहीं रौनक उसके पिता यानी करण को ये सारी चीज़ें ना बता दे। अगर ऐसा बता दिया तो फिर क्या होगा, उनकी समाज में बदनामी हो जाएगी और करण भी उसे छोड़ देगा। वो दोनों क्या करेंगे। वो तुरंत भानु को बुलाती है और कहती है कि इस बच्चे को आप रास्ते से हटा दो, हमारे बीच जो रिश्ता है ये उसके बारे में कहीं सबको ना बता दे। मुझे इसी बात का डर सताता रहता है और मैं इस डर में नहीं रह सकती। तुरंत वो अपनी भाभी की बात मानता है, बच्चे को एक कुरकुरा खिलाता है और कुरकुरा खिलाते खिलाते ही वो उसके सर पर एक थपकी यानी कपड़े धोने की जो थपकी होती है उससे वार करता है। बच्चा उस वार से तुरंत जमीन में गिर जाता है और तड़पने लगता है। वो एक नहीं दो नहीं 3 से 4 बार उस पर वार करता है और जिस वक्त भानु अपने भतीजे पर वार कर रहा होता है उस वक्त रौनक की माँ गेट पर खड़ी होकर ये देख रही होती है कि कोई इस घटना को होते हुए देखना कि कहीं उसका पति ना आ जाए। अब बच्चे की जान चली जाती है मौके पर ही। तुरंत वो बच्चे को उठाते हैं, पहले एक पासी की रखी टंकी होती है उसमें डाल देते हैं, खून वगैरह साफ करते हैं। उसके बाद भानु उस बच्चे को एक बोरी के अंदर पैक करता है और अपनी छत पर लेकर जाता है। लकड़ी के गट्ठर के नीचे उस बच्चे को पूरा दबा देता है, उसके ऊपर लकड़ियों का एक गट्ठर रख देता है और फूस का गट्ठर भी रख देता है जिससे किसी को लाश के बारे में पता न चले। अब शाम का वक्त हो जाता है तो यशोदा रोना शुरू करती है, ड्रामा करना शुरू करती है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं। वो जोर जोर से चिल्लाती है और कहती है कि मेरा बच्चा रौनक नहीं मिल रहा है। उसका चाचा भी ये कहना शुरू करता है कि रौनक का अपहरण हो गया है, वो काफ़ी देर से नहीं मिल रहा है। अब गांव वाले इकट्ठा हो जाते हैं, तलाश करना शुरू करते हैं, लेकिन बच्चा नहीं मिलता है। तकरीबन 1 दिन निकल जाता है, उसके बाद भी बच्चे की आसपास में इलाके में तलाश की जा रही होती है, उसके बाद भी नहीं मिलता है। तो 1 तारीख को यशोदा का पति कहता है करण कि मैं अब आगरा जाकर बड़े पुलिस अधिकारियों से बात करूंगा, उनसे मदद मांगूंगा, वो डॉग स्क्वाड वगैरह की टीम भेजेंगे, कैसे भी करके मैं अपने बच्चे को ढूंढ लूंगा, वो जहां पर भी होगा। अब जैसे ही वो अपनी पत्नी से इस बात का जिक्र करता है तो उसे डर सताने लगता है कि पुलिस अब आएगी तो वो कहीं उस लाश को पकड़ ना ले और अगर घर पर पकड़ी जाएगी तो सारी सच्चाई सामने ना आ जाए। वो तुरंत भानु को बुलाती है और भानु से कहती है कि ऐसे ऐसे बात है, ये पुलिस के जाने के पास कह रहे हैं, पुलिस आएगी और घर पर लाश पकड़ लेगी तो फिर हमारा पर्दाफाश हो जाएगा। भानु कहता है कि अब इस लाश को हम ठिकाने लगा देते हैं, घर से हटके इसे रोड पर फेंक देते हैं जिससे किसी और पर नाम आ जाए। वैसे ही उनकी एक रंजिश चल रही थी जो कि उसका मंझला भाई भी था। अब सुबह 4 बजे दोनों उठते हैं, 2 तारीख का दिन होता है और एक माँ अपने बच्चे की लाश को रस्सी में बांधकर छत से नीचे टांगती है और उसका चाचा उस लाश को एक गली में रखकर वहां से गायब हो जाता है। दोनों सुबह ये काम करते हैं 2 बजे की 2 तारीख की सुबह को और अपने अपने घर आ जाते हैं। अब जब दिन निकलता है तो बोरी गांव वालों को दिखती है, गांव वाले उस बोरी को खोलते हैं तो उसमें लाश निकलकर सामने आती है। अब पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस आती है, जांच पड़ताल करना शुरू करती है, काफी बारीकी से जांच करती है। पुलिस पूछताछ करती है उसकी माँ से, उसके चाचा से, तो उसका माँ यही कहता है कि बच्चे का अपहरण हो चुका है, मुझे तो ऐसा ही लगता है। और उसकी माँ भी गुमराह करने के लिए एक्टिंग कर रही थी
और जबरदस्त तरीके से रो के दिखा रही थी कि न जाने उसे कितना दुख हो, उसे कितना गम हो। अब पुलिस काफी बारीकी से जब जांच करना शुरू करती है पूरे घर की, आसपास के एरिया की, तो उन्हें भानु की छत पर कुछ खून के निशान दिखते हैं जो उस वक्त वहां पर रह गए थे जब टंकी से निकालकर लाश को शिफ्ट किया गया था भानु की छत पर। उस वक्त उन निशानों को मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन वो मिटा नहीं पाए थे, इसीलिए सामान से उन निशानों को छुपा दिया गया था। अब पुलिस जब भानु की छत पर उन निशान को देखती है तो वो तुरंत अपने शक की निगाह जो है सुई वो पूरी घुमाती है भानु पर और भानु को उठा लेती है, सख्ती से पूछताछ करती है और बाल की खाल निकालना शुरू करती है। तो भानु पुलिस को पहले गुमराह करता है, लेकिन कुछ देर बाद ही टूट जाता है और बताता है कि उसने ही अपने भतीजे को मौत के घाट उतारा है अपनी भाभी के कहने पर, क्योंकि उसकी भाभी और उसके बीच में अवैध संबंध थे जो कि पिछले 5 साल से थे, जब उनका भाई सूरत जाकर रहने लगा था। यानी उसका भाई और यशोदा का पति करण सूरत रहता था, तो दोनों के बीच में अवैध संबंध बन गए थे। ये पूरी कहानी जो है वो पुलिस को बताता है और बताता है कि 28 तारीख को रौनक ने अवैध संबंध बनाते हुए दोनों को साथ में देख लिया था आपत्तिजनक हालत में। तो हमें ये डर था कि कहीं अब ये सारा हमारा राज पूरे गांव के सामने न ला दे, करण भाई को ना बता दे। अगर ऐसा हो गया तो फिर न जाने क्या होगा। इसी वजह से हमने उस 8 साल के मासूम को अपने रास्ते से हटाने का प्लान बनाया और उसे मैंने मौत के घाट उतार दिया और ये सब करवाया एक मां। अब जैसे ये पूरी खबर सबके सामने आती है तो हर कोई हैरान रह जाता है कि आखिर इस कलयुगी दौर में न जाने क्या क्या हो सकता है। एक माता को माता कैसे बन सकती है। एक चाचा हैवानियत की सारी हदें इस पूरे मामले में पार कर चुका होता है। दोनों को पुलिस हिरासत में ले लेती है और सलाखों के पीछे भेज देती है और एक मासूम बच्चा अवैध संबंधों के खातिर बलि चढ़ जाता है। खैर, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? आप यशोदा और भानु के बारे में क्या कहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर लिख के जाना। किस राज्य से, किस गांव से आप ये मेरी कहानी सुन रहे थे, ये बताना भी मत भूलना। और इसी तरह की क्राइम स्टोरीज के लिए मुझे सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।